परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करेंगे तो जो मिससेलेनियस टॉपिक्स बचा हुआ है ना, जिसका किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस उसी चीज को हम लोग खत्म करेंगे। तो टॉपिक डालिएगा सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन। देखिए जैसा कि यहाँ पे बोला ना सर्कुलर, इससे तीन चीज आता है, दो ही नहीं आता, तीन चीज आता है। एक होता है क्लॉक, एक होता है राउंड टेबल पे सिटिंग अरेंजमेंट, और एक होता है गार्लैंड या नेकलेस। ठीक है, बस ये तीन केस होता है। इसके अलावा और कहीं पे भी है ना सर्कुलर पार्ट नहीं यूज होता है। आप देखे होंगे जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं आप लोग, उसमें देखे होंगे थोड़ा सा भी है ना, हाँ दुनिया हिला देगा वो तो है पोपट, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर कुछ बात का बतंगड़ होता है, सब कंपाउंड में आते हैं और देखिएगा हाफ सर्कल में खड़ा हो जाता है। ठीक है, वहां पे एक बना हुआ है रंगोली टाइप का, उसी में ना सर्कल है, उसी पे आके हाफ सर्कल में खड़ा हो जाता है और एकदम सब एकदम हाफ सर्कल में खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे करके बोलेगा मगर रहेगा नहीं। ठीक है, तो वो हो गया क्या ना, एक राउंड अरेंजमेंट। ठीक है, एक राउंड अरेंजमेंट, बस वैसा ही कुछ सर्कुलर परम्यूटेशन का बात समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि उसके बाद एक लाइन का फॉर्मूला है और उसी एक फॉर्मूला पे सब क्वेश्चन बनेगा, इसमें ज्यादा लंबा कुछ नहीं जाना। बस समझना जरूरी है कि होता है क्यों ये चीज। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10, यहाँ 1। ठीक है, ये हो गया क्लॉक, ये हो गया घड़ी। अब मान लीजिए जैसे 12 नंबर पे जो एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी लगा के। ठीक है, अगर हम उसका डिफरेंट अरेंजमेंट करना चाहते हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए, इस वाले आदमी का हम डिफरेंट अरेंजमेंट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने डिफरेंट वे से, 11 डिफरेंट वे से। क्या सही बोले? किसी भी एक को अगर हम लोग ले लें तो उसका कितना पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, 11, इसका भी 11 होगा, इसका भी 11 होगा, इसका भी 11 होगा। ठीक है, अगर आप एक को यूज कर लिए, अब दूसरे को उसके जगह पे आप नहीं बिठा सकते हैं, तो दूसरे का कितना होगा 10, तीसरे का कितना होगा 9, फिर कितना 8 7 6। समझ में आ रहा है? ये ऐसे चलेगा। और क्योंकि सबका अरेंजमेंट करना है ना, मान लीजिए आप एक सर्कुलर टेबल पे बिठा के रखे, 12 नंबर पे जो आदमी था उसको बोले कि 1 नंबर के पास जाके बैठो, तो क्या करेगा, 1 नंबर पहले से बैठा उसके गोद में जाके बैठ जाएगा, ऐसे खटखटाएगा, बोलेगा भाई 1 नंबर थोड़ा खिसको, तो 1 नंबर यहाँ आएगा, बोलेगा भाई 2 नंबर थोड़ा खिसको। ठीक है, ऐसे गोद में नहीं बैठेगा। ठीक है, कुर्सी सबके लिए सफिशिएंट है, सबको एक कुर्सी पे एक ही आदमी बैठेगा। तो वैसे केस में अरेंजमेंट्स कितने डिफरेंट वे से होगा, एक जगह पे कोई दो आदमी नहीं रहेगा, तो कितने डिफरेंट वे से अरेंजमेंट हो रहा है। अगर हम 12 का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। तो इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्सन अरेंज्ड इन सर्कुलर वे, अरेंज्ड इन सर्कुलर वे, तो वैसे केस में देन नंबर ऑफ वेज दैट विल बी इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा कितने को अरेंज कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ वेज n-1 फैक्टोरियल। क्या किसी को दिक्कत है समझने में क्यों ऐसा हुआ? चलिए बढ़िया, वो आपको बोले थे ना लास्ट में एक फॉर्मूला देंगे एक लाइन का, बस उसी को याद रखना है। ठीक है, कमल आए हैं, कमल बोलेगा नहीं तो भगा देगा, तो बस लास्ट में कौन करेगा। इन केस ऑफ गार्लैंड, समझते गार्लैंड का मतलब, और नेकलेस,
फूल का माला, ठीक है। हाँ, और नेकलेस किस चीज का होता है? बीड्स, मोती जिसको कहते हैं बीड्स, उसका। मान लीजिए जैसे गेंदा फूल का माला है, ठीक है, गेंदा फूल का माला है, वो मैरीगोल्ड वाला। अगर आप उसका माला बना दिए, आप उसको क्लॉक या एंटी क्लॉक दोनों वे से किसी भी तरह से घुमाइएगा, क्या दूसरे आदमी को पता चलेगा कि ये घुमाया कैसे था? मगर एक राउंड टेबल पे अगर पर्सन बैठे हैं और आप उसको घुमा दिए, बाद में कोई आया तो उसको पता चलेगा ना कि क्लॉकवाइज घुमाया कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, चेहरा देख के, ठीक है। तो पर्सन के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका फेस अलग होता है, ठीक है। हम चाइनीज का बात नहीं कर रहे, उनका फेस कैसा होता है? डिफरेंट होता है। मगर गार्लैंड के केस में जबकि फ्लावर्स होगा, या नेकलेस के केस में जब बीड्स होगा, उसमें हम लोग नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता है। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होने के कारण गार्लैंड के केस में और नेकलेस के केस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, clockwise and anti-clockwise rotations are same, rotations are same, या कहें तो आइडेंटिकल, सेम होगा। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक है। या तो सेम होगा नहीं तो आइडेंटिकल होगा, ठीक है, सेम या आइडेंटिकल। वैसे केस में नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू जितना पर्सन का होता है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब कभी भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आइडेंटिकल हो, किसके केस में होगा? गार्लैंड के केस में होगा, फ्लावर्स के केस में होगा, बीड्स के केस में होगा, नेकलेस के केस में होगा। उस समय मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट विल बी द हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। और अगर पर्सन का केस है या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का केस है, वैसे केस में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को n-1 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं इन सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म ये पर्टिकुलरली केवल सर्कुलर के लिए है और किसी के लिए। क्वेश्चन, इफ अ होस्ट hosted a party and invite 12 people या person sit on round table, बोला गया find number of possible ways of arrangement, ways of sitting arrangement, आप देखे होंगे, ठीक है, जब कभी भी है ना कोई पर्सनली कोई पार्टी देता है अपने घर में, ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा ओकेजन नहीं होता है, तो उस समय राउंड टेबल लगा रहता है, ठीक है, उसमें सब कोई बैठते हैं, ठीक है, उसमें सब कोई बैठते हैं। तो क्या हुआ कि एक आदमी था, उसको पार्टी देने का मन किया, वो पार्टी दिया, और कितने लोग को बुलाया? अपने 12 लोग। और सब क्या हुआ कि एक टेबल पे बैठ गया, और वो टेबल कैसा था? राउंड था। तो कितना डिफरेंट वे से आप वो सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं ये बताते हैं। एक लाइन का आंसर, अगर कोई बोलना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है आंसर। मान लीजिए अगर पार्टी दिया है तो वो वेटर थोड़ी है कि सामान लेके आएगा जाएगा, वो भी तो बैठेगा, नहीं बैठेगा। नहीं तो अगर आप बोलते ना कि नहीं बैठेगा तो हम पार्टी वार्टी देना ही छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो भी बैठेगा। वो इनवाइट किया 12 पर्सन को और एक खुद, टोटल कितना हो गया? 13 पर्सन हो गया, टोटल 13 पर्सन। और 13 पर्सन जब एक राउंड टेबल पे बैठेगा, सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, तो 13 - 1 कितने वे से? 12 फैक्टर। समझ में आया आपको कहां डिस्ट्रैक्ट किया जाता है क्वेश्चन के साथ, ठीक है, मेन आपको तो क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, आंसर देना कोई बड़ा चीज नहीं, अगर आप समझ जाएंगे आराम से आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए अगला, इफ रीना make a necklace of 3 moti,
4 कप्स। अब हमको पता नहीं, वो जो नहीं होता डिजाइन वाला छोटा सा कप टाइप का रहता है, वही कप लिखे, ये नहीं कि चाय पीने वाला कप। 4 कप्स and 7 other identical cubes। अब क्यूब्स मतलब इतना बड़ा बड़ा क्यूब, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन नेकलेस। क्वेश्चन आपका है, सोचना है, आंसर देगा तो आप इतने में देंगे। नोट कर लिया आप इसको, ठीक है, एकदम जैसे है वैसे ही नोट कर लें, ठीक है, जैसे है वैसे ही नोट कर लीजिए और उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। कितना बोले? 13 फैक्टोरियल बाई 2। चलिए हम मान गए आपकी बात को, ठीक है। और ट्राई करेंगे, ठीक है। आदित्य एक बात बोला कि सर इसमें ना डिफरेंट चीज है, तो ये उतने सिंपल तरीके से नहीं बनेगा, मगर हम उससे पूछे कि तो कैसे बनेगा, तो आदित्य हमको कोई आंसर देखिए, आप मोती, कप्स और जो क्यूब्स दिया है ना, उसको एक जैसा चीज नहीं मान सकते। देखिए नेकलेस बोलना इसका मतलब हो गया जैसे एक ही टाइप के बीड्स का नेकलेस, एक ही टाइप के बीड्स का नेकलेस है, मगर यहाँ पे क्या मेरा बीड्स एक ही जैसा है? नहीं, डिफरेंट है। तो उस समय हमको सोचना होगा, 3 मोती को हम नहीं पहचान सकते, ठीक है, 3 मोती को हम नहीं पहचान सकते, वो तीनों आपस में आइडेंटिकल है, तो उन तीनों का सर्कुलर अरेंजमेंट जो होगा वो होगा हाफ ऑफ 3 माइनस 1 फैक्टर। साथ ही साथ 4 कप्स का जो होगा वो भी होगा हाफ ऑफ 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 7 अदर क्यूब्स का जो होगा वो भी होगा हाफ ऑफ 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर। सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझना जरूरी है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ क्रॉस है पूछ लीजिए उससे कि सर ऐसा क्यों। नहीं तो सब ठीक है, तो बस एक लाइन तो लिखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। तीनों मल्टीप्लाई इसलिए किए ना क्योंकि नेकलेस के अंदर केवल मोती नहीं रह सकता, केवल कप नहीं रह सकता, केवल क्यूब्स नहीं रह सकता, तीनों का रहना जरूरी है ना रोहित। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, वो स्टार्टिंग में पढ़े थे, प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बस उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और कुछ पूछेंगे? नहीं तो हटा रहे हैं। टॉपिक डालिएगा डिवीजर्स प्रॉब्लम। डिवीजर्स प्रॉब्लम। डिवीजर किसको कहते हैं? थोड़ा 1 मिनट बात कर ले पहले। डिवीजर किसको कहते हैं? ठीक है, मान लिया हम जैसे एक नंबर है 12, उसका डिवीजर्स कौन कौन होगा? 1 2 3 4 6 और 12 होगा ना। हर एक नंबर अपने आप का डिवीजर होता है, 1 सबका डिवीजर होता है। 1 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? एक तो लकीर खींच देंगे और क्या,
मान लीजिए हम बोले 2 को 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है, आप बोलेगा सर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या? नहीं, कुछ और बोलना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हम बोले कि 2 का पावर 0 बिठा देंगे, सही, ठीक। हम अब आपको दिखाना चाहते हैं, पहले समझा लेते हैं, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपना एक लाइन का है, पहले समझिए। हम स्टार्ट ही कर रहे हैं 12 से। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, यानी 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को कि सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? नहीं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिवीजर्स लिख रहे हैं, डिवीजर्स। तो डिवीजर्स में हम क्या क्या लिख रहे हैं? 2 का पावर 0 डिवीजर होगा, 2 का पावर 1 डिवीजर होगा, 2 का पावर 2 डिवीजर होगा, ठीक है। 3 का पावर 0 डिवीजर होगा, 3 का पावर 1 डिवीजर होगा ना। और इसमें से कोई 2 या 3 या सब का मल्टीप्लिकेशन ले ले, वो भी तो डिवीजर होगा, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इसमें से कोई भी 2 ले ले, या इसमें से कोई भी 3 ले ले, या इसमें से सबका सब ले ले, वो भी तो 12 का डिवीजर होगा, है ना। तो आप जब देखें तो 2 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 2 टाइम्स, ठीक है। 2 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। एक बार ध्यान दीजिए, 2 का पावर 2 था मगर आया कितनी बार? 3 टाइम्स। 3 का पावर 1 था, आया कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 यूनिट ज्यादा बार आ रहा है ये? ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट। अगर कोई एक नंबर n1 का पावर p1 इंटू n2 का पावर p2, थोड़ा हम उल्टा लिख दें, बोलने में फिर बनेगा नहीं वो, ठीक है। p1 का पावर n1 इंटू p2 का पावर n2 इंटू p3 का पावर n3 सो ऑन pn का पावर mn है। इसका मतलब क्या है? p स्टैंड फॉर प्राइम्स, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे आप प्राइम 2 लिए वो p1 है, प्राइम 3 लिए वो p2 है। n1 का वैल्यू कितना है? 2, n2 का वैल्यू कितना है? 1। ये इसका पावर है। n1 n2 n3 आर पावर ऑफ प्राइम्स या एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम। p1 p2 p3 आर प्राइम डिवीजर्स, प्राइम डिवीजर्स। pi क्या है? प्राइम डिवीजर्स। ni क्या है? इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम है, ठीक है, समझ गए। अगर किसी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं तब, अगर किसी नंबर को उसके प्राइम के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में विद द एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट कर पाते हैं तब नंबर ऑफ डिवीजर्स दैट इज इक्वल्स टू, आप देखें 2 का 3 हो गया तो n1 का क्या हो जाएगा? n1 प्लस 1। 1 का 2 हो गया तो n2 का क्या हो जाएगा? n2 प्लस 1, ठीक है। और ये सब मल्टीप्लाई होता जाएगा, n3 प्लस 1 एंड सो ऑन, लास्टली कौन? nn प्लस 1, सब मल्टीप्लाई होता जाएगा। कारण मेरे नंबर में इस प्राइम का डिवीजर सॉरी पावर और इस प्राइम का भी जो पावर या एक्सपोनेंट है एक साथ प्रेजेंट है, तो क्या लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में स्टार्टिंग में पढ़े। इस कारण से सारा का सारा नंबर ऑफ बेस क्या होगा? मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्या आप में से सबको समझ में आया कि +1 क्यों हुआ? ठीक है, पावर 0 होने के कारण +1 होता जाएगा। निकल गया एक सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मान लीजिए कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि जितना भी इसका डिवीजर्स है
उसका एडिशन कितना होगा, ठीक है, डिवीजर्स का एडिशन। तो सोचिए तो इसमें 12 में डिवीजर्स कौन कौन है, 12 में डिवीजर्स सोचना है। हाँ ठीक है, हम एकदम उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, पहले समझाएंगे बाद में इसकी तरह एक फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले 12 का डिवीजर्स कौन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12। इन डिवीजर्स का सम, इन डिवीजर्स का सम, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, ठीक है। ये कितना देखते चलते हैं। 1 का मतलब 2 का पावर 0 और 3 का पावर 0, 2 का मतलब 2 का पावर 1 के साथ 3 का पावर 0 आएगा, 3 का पावर 1 यानी 2 का पावर 0 के साथ 3 का पावर 1 आएगा, 4 4, इसका मतलब ये हो गया 2 के पावर 0 के साथ 2 का पावर 2 आएगा, 6 2 के पावर 0 के साथ 2 का पावर 1 आएगा, 3 का पावर 1 आएगा, 12 2 के पावर 2 के साथ 3 का पावर 1 आएगा। आपको हर एक डिवीजन हम लिख के दिखा दिए। अब इसका सम हमसे डिमांड कर रहा है, हमसे इसका सम डिमांड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया ना कि जो ये दिखाए थे ना, इसका सम है, इसका सम है इनटू इसका सम है। क्या आपको यहाँ पे जीपी दिख रहा है, पहले ये चेक कीजिए। और जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ऐसा है संयोग, मान लीजिए ऐसा है 2 का पावर 3 ऐसे करके 2 का पावर n तक। तो एक बार इसका बताइए तो हमको क्या होगा फॉर्मूला इसके सम का। टू के पावर n -1 बाई 2 -1, ये ना। आपको एक छोटा सा चीज खाली मिस्टेक कर गया है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो वहां n+1 होगा पावर, ठीक है। इसमें n+1 टर्म्स है ना, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होकर n तक जा रहा है, इसमें n+1 टर्म्स, तो यहाँ पे 2 के पावर में भी n+1, बस यही मिस्टेक था, बाकी सब ठीक। तो वो काम हम फर्स्ट प्राइम p1 के लिए कर सकते हैं, सेकंड प्राइम p2 के लिए कर सकते हैं, थर्ड प्राइम p3 के लिए कर सकते हैं। तो अब आ रहा है फॉर्मूला सम ऑफ डिवीजर्स, सम ऑफ डिवीजर्स दैट इज इक्वल्स टू, पहला प्राइम p1 है, p1 का पावर n1 + 1 -1 बाई p1 -1 इनटू दूसरा प्राइम p2 है, p2 का पावर n2 तक है, n2 + 1 -1 और डिवीजन में p2 -1, यही चीज कंटिन्यू चलेगा, लास्ट में pn का पावर nn + 1 -1 और इसके डिवीजन में pn -1। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा फॉर्मूला सर आप कैसे लिख दिए, आपको कैसे याद रहेगा? नहीं है तो नोट कर लीजिए, और कुछ डाउट है तो एकदम पूछ ले। दो फॉर्मूला, आपको केवल ये याद रखना है, आपको केवल ये याद रखना है, ये सब चीज कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन आएगा, अभी हम सामने लाएंगे, बस इसके बेसिस पे बनेगा, इसके बेसिस पे बनेगा, और कुछ नहीं लगने वाला उसमें, ठीक है। लिखनी है, चलिए बस एक स्टेटमेंट इसमें लगाना है हम लोग को। क्वेश्चन अपने पास ये है, फाइंड ऑल नंबर ऑफ डिवीजर्स, ऑल नंबर ऑफ डिवीजर्स एंड देयर सम फॉर 9600। 9600 एक नंबर है, उसमें जितना पॉसिबल डिवीजर्स होगा सब फाइंड करना है, और उन पॉसिबल डिवीजर्स का सम भी फाइंड करना है, ठीक है।
सम भी फाइंड करना है। तो पहला काम क्या करेंगे ना, 9600 आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 600, फिर 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 9600 दिया है दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, सही है? ठीक है, ये काम आपको खुद से करना। अब उसके बाद पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, बस 2 का जितना है उसमें प्लस 1 इंटू 3 का जितना है पावर उसमें प्लस 1 प्लस इंटू 5 का जितना पावर आपको दिख रहा है उसमें प्लस 1, ये हो गया 8 इंटू 2 इंटू 3 48, ठीक है, ये अपने पास आ गया। कितना डिविजर्स होगा 9600 का, 48 डिविजर्स होगा, पॉसिबल नहीं है लिखना होगा, बस काउंटिंग करें। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा था सम ऑफ डिविजर्स, सम ऑफ डिविजर्स, तो डिविजर्स का सम, देखिए हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखे थे ना कि प्राइम का पावर n प्लस 1, तो प्राइम कौन 2, उसका पावर n प्लस 1 यानी 8 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू फिर प्राइम का पावर n प्लस 1 2 माइनस 1 बाई प्राइम माइनस 1 इंटू प्राइम का पावर 2 है तो प्राइम 5 पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 1 बाई 5। किसी को दिक्कत नहीं सर, ये कहां से आ गया हमको तो समझे भी नहीं है फटाक से, नहीं ठीक। अब रह गया केवल सॉल्व करना, 2 का पावर 8 कितना होता है, टू 256 में से 1 गया कितना हो गया 255, नीचे में कितना हो गया 1, 3 का पावर 2 9 माइनस 1 8 बाई नीचे में कितना 2, 5 का पावर 3 125 माइनस 1 124 डिवीजन में। अब रह गया बात कि इसके साथ ये कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सम ऑफ ऑल डिविजर्स आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन बनाते कैसे, चलिए बढ़िया, एक बार आप इसको नोट कर लें और एक क्वेश्चन हमको बना के दिखाइएगा 7230, क्वेश्चन अपने पास है 4 बस इसके लिए हम लोग को फाइंड करना है ये नंबर ऑफ ऑल डिविजर्स और उसका सम, दोनों चीज फाइंड करना है 7240। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए सम क्या है, बस सिंपल वही जो फॉर्मूला है हम आपको बोले ना, काम आएगा फॉर्मूला, मगर फॉर्मूला 16380 सम। हो गया, चलिए ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं, खत्म। आगे नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन इनटू ग्रुप्स, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। देखिए अगर मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होता है, n कैसा है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, डिवाइडेड इनटू r ग्रुप्स, r डिफरेंट ग्रुप्स में। ये तो किताब
का भी भाषा हो गया ना, ये बोलने के लिए हो गया, हम आपको समझा रहे हैं कि एक्चुअल में हो क्या है। मान लीजिए जैसे मेरे पास 1-1 रुपया का सिक्का, जानते हैं 1-1 रुपया का सिक्का, छोटा वाला नहीं बात कर रहा, बड़ा वाला 1-1 रुपया का सिक्का मेरे पास 10 पीस है, हम उसको जेब में डालें और हम चले गए शक्ति मंदिर गए, वहाँ बाहर में जिनको पैसे का जरूरत होता है वो लोग मांगने वाले खड़े रहते हैं, ठीक है, बेसिकली हम लोग बेगर्स कहते हैं। तो वो लोग आए मेरे पास पैसा मांगे, तो हम देखें कि 3 आदमी खड़ा है, हम क्या किए, पॉकेट में हाथ डाले, निकाले, उसको दिए, वो चला गया, दूसरे को दिए, तीसरे को दिए, फिर एक चौथा भी आ गया, पॉकेट में हाथ डाले, पैसा ही नहीं, ठीक है, खत्म हो गया। अब 500 का नोट तो हम देने वाले नहीं है, इतना बड़ा मेरा नहीं, ठीक है। तो हम क्या किए कि 3 में बांट दिए, चौथे को कुछ मिला नहीं मिला, चौथे को कुछ नहीं मिला, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 4 ग्रुप में बांटे, 4 ग्रुप में बांटे, जिसमें एक ऐसा था जिसको एक भी एलिमेंट नहीं मिला। तो यानी कि यहाँ पे नो और मोर एलिमेंट का बात हो रहा है, नो और मोर एलिमेंट का बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी अभी हम डिस्कशन किस पे करने वाले हैं, नो और मोर एलिमेंट। तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट समझ गए ना, वो सिक्के वाली बात है, ठीक है, आइडेंटिकल divided into r groups such that each group contain no or more objects। किसी को कुछ नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। वैसे केस में सबसे पहले फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज that is equals to n minus r plus 1 n plus r minus c r minus 1 कितना होता है, n plus r minus 1 c r minus 1। हम आपको समझाते हैं ये कैसे होगा, ठीक ना। बाकी तो आप समझ रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखें, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है, आपको बस इस फॉर्मूला को लगाना है, काम खत्म करना है। n का मतलब क्या, जिस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, r का मतलब क्या, जितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है, वो चीज। चलिए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट बस, हम थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए ना कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट ही है, दिख रहा है आइडेंटिकल, ब्लैक में लिखा है आइडेंटिकल 3। अगर हम इसको ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या किए ना, डमी पेपर्स उठाए, डमी पेपर एक यहां डालें, तो बताइए कितना ग्रुप बन गया, दो ग्रुप बन गया। एक यहां डाल दिए, कितना ग्रुप बना, 3। तो अगर हमको 3 ग्रुप बनाना है तो हम कितना डमी पेपर डालेंगे, अगर हमको 4 ग्रुप बनाना है हम कितना डमी पेपर डालेंगे, 1 यूनिट कम चल रहा है, समझ में आया ये r-1 क्यों हो रहा है। हमको ग्रुप कितना बनाना था, r, मगर उसको सेपरेट करने के लिए हम पीसेस कितना डालेंगे, r-1। दूसरा और समझाते हैं, वो मार्कर तो हाथ में, मार्कर ले लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा प्लॉट है, किसी आदमी का है, और वो क्या करना चाहता है ना, वो डिवाइड करना चाहता है, वो बांटना चाहता है अपने सगी संबंधी में। तो उसका सगा संबंधी जो है ना वो 4 आदमी के बीच उसको ये जमीन का प्लॉट डिवाइड करना है। फेंसिंग कितनी जगह पे डालेगा वो, 3, 1 2 3। बोला आदमी नंबर 1 आओ ले लो, आदमी नंबर 2 आओ तुम्हारा ये हुआ, आदमी नंबर 3 का ये हुआ, आदमी नंबर 4 का ये हुआ। तो कितने ग्रुप में डिवाइड करना था, 4। कितना सेपरेशन डाला या कितना फेंस डाला, 3। 4 से 1 यूनिट कम, 4 से 1 यूनिट कम। तो अगर हमको r ग्रुप्स बनाना है तो हमको r-1 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो एक अपने आप बन जाएगा। मान लीजिए जैसे अगर इस 3 मार्कर को हमको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, हम एक को उठा लिए, एक ग्रुप तो खुद बन गया, हम 2 को उठा लिए, एक ग्रुप तो खुद बन गया। तो हम एक बार काम किए,
और कितना ग्रुप बन गया 2। हम 2 बार काम करेंगे, कितना ग्रुप बनेगा 3। हम 5 बार काम करेंगे, कितना ग्रुप बनेगा 6। ठीक है, तो इस कारण से r-1 यूज किया गया, r-1। अब दूसरी बात, ऊपर वाला टर्म समझा रहे हैं। ऊपर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स, चलिए यहां देखिए, ऑब्जेक्ट्स कितना है 4। हम इसके बीच में डमी कितना डाले हैं 3। अब मेरे हाथ में ऑब्जेक्ट्स कितना है 7। कितना 7। अगर 7 को डिवाइड करना है तो हमको कितना बीच में सेपरेशन डालना होगा, मतलब 7-1। n था मेरा ऑब्जेक्ट्स, r था मेरा ग्रुप्स, और उसके बेसिस पे हम डमीज डाल रहे हैं तो 1 यूनिट कम डाल रहे हैं। हमको अगर 4 ग्रुप बनाना है तो हम डमीज डालेंगे तो 1 यूनिट कम डालेंगे। समझ में आया? n+r-1 क्यों होता है अवेलेबल ऑब्जेक्ट, और r-1 में क्यों डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला समझाने के लिए, बाकी छोटा सा फॉर्मूला है, स्टेटमेंट के साथ याद रखिएगा, क्वेश्चन तो बनेगा इसी से। ठीक है, उस समय आपको किसी को ना एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, जैसे यहाँ लगा वैसे फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन बनाना है। उस समय आपको कोई एक्सप्लेनेशन किसी को, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहीं भी देने का जरूरत है। ठीक है, अगला सेकंड नंबर, ये फर्स्ट था, सेकंड नंबर, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स divided into r groups such that each group must contain at least one object। यहां क्या बोला था, नो और मोर, 0 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये क्या कह रहा है, कम से कम 1 होना ही चाहिए, कम से कम 1 होना ही चाहिए, 0 वाला नहीं लेना। वैसे केस में नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू n-1 c r-1। ठीक है, n-1 c r-1, सिंपल तरीके से। पता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको? याद है जो परम्यूटेशन पढ़े थे उस समय स्टार्टिंग में हम आपको बता रहे थे, नहीं वो परम्यूटेशन विद कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, जिसमें एक पर्सन का सिलेक्शन जरूरी था। ठीक है, बस वही वाली चीज। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से ही आता है। ठीक है, डिवीजन इनटू ग्रुप्स 2 टाइप का होता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसा रहेगा, एक तो कॉइन प्रॉब्लम रहता है, बॉल प्रॉब्लम रहता है। बॉल बोलेगा आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल ध्यान दीजिएगा, एन आइडेंटिकल। जब आइडेंटिकल बोले और बोले कि 4 बॉक्स है जिसमें डालना है, तो इसका मतलब है कि n आइडेंटिकल बॉल्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे टीम होता है ना, टीम खेलने वाला, तो टीम में आप देखे होंगे उसका जो जर्सी रहता है उसका अलग अलग कलर होता है, कलर से ही पहचानते हैं, है ना, ब्लू टीम, रेड टीम, ग्रीन टीम, ऐसे होता है, टीम का नाम रहता है। क्या टीम के अंदर पर्सन का नाम दिया जाता है? मान लीजिए कोई भागा भागा जा रहा है, कोई देखा, कोच टाइप का कोई देखा, बोला ए ब्लू टीम तुम क्यों जा रहे हो, वो उसके नाम से नहीं उसको बताता, वो उसके कलर से बताता, वो जैसा जर्सी पहना है उस कलर से बताता। हम लोग मान लीजिए किसी को नहीं पहचानते हैं और अगर वो जा रहा है और हमको बुलाना है तो हम लोग बोलते हैं ना, ए ब्लैक स्वेटर इधर आओ, नहीं बोलते। ठीक, तो ये हो गया डिवीजन, तो ऐसा चीज भी रहा ना, पर्सन है मगर इंडिकेट करने के लिए कलर यूज करना, और कलर कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है। तो जब कभी भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का बात हो उस समय डिवीजन इनटू ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है, ये तो हो गया था ना, उसको पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके
बाद है ना क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ग्राफ पेपर तो यूज किए ही होंगे, नहीं यूज है ना। उस ग्राफ पेपर में देखिए हमने छोटा छोटा बॉक्स बना रहता है, पहले वो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स रहता है, उसके अंदर फिर 1-1 मिलीमीटर का बॉक्स रहता है, ठीक है। तो उसमें जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं उससे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर वर्टिकल लाइन खींचते हैं, किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, चीटी चलती है, ठीक है, एंड वो चलती है, तो नाम है इसका ग्रिड प्रॉब्लम, ग्रिड प्रॉब्लम। अब ये कैसा होता है, देखिए मान लीजिए एक एंड को हम यहां रखते हैं, पहले हम थोड़ा खींचे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये मेरा ओरिजिन है। हम यहाँ पे एंड बाद में आएगी, पहले हम ही लोग रह लेते हैं, यहाँ हम लोग का घर है, ठीक है, यहाँ हम लोग का घर है और यहाँ हम लोग का ऑफिस है, यहाँ ऑफिस है, ठीक है। घर से ऑफिस जाना है, कितने डिफरेंट वे से हम जा सकते हैं, सवाल ऐसे है, ठीक है। घर से ऑफिस जाना है, कितने डिफरेंट वे से जा सकते हैं, इसी को कहते हैं ग्रिड प्रॉब्लम। एक एंट को यहाँ छोड़ दिया गया, बोला गया वो यहाँ पे कितने डिफरेंट वे से रीच करेगी, ठीक है। एक माइस को यहाँ छोड़ दिया गया, पूछा गया यहाँ पे वो कितने डिफरेंट वे से रीच करेगी, ठीक है। ये चीज ये पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन होता है ग्रिड प्रॉब्लम। हम लोग को करना क्या है, देखिए ये ओरिजिन अगर है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, x में 1 y में 1, कंफर्म कीजिए सब कुछ 1 1 होगा, ठीक। अब इसका निकालना है हम लोग, तो देखते हैं 1 2 3, x तो 3 होगा, 1 2 3 4 5 ना, 5, ठीक है। तो 1 1 से हमको कहां जाना है, 3 5, इनिशियल फाइनल 1 1 से कहां जाना है हमको, 3 5। वैसे केस में नंबर ऑफ वेज काफी सिंपल, नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप इसका सेपरेशन निकालें, x डिफरेंस, x का डिफरेंस 3 माइनस 1 2 होगा, y का डिफरेंस कितना होगा, 5 माइनस 1 4 होगा, टोटल इसको क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट, ठीक ना, वो वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है मतलब नहीं, ठीक है। टोटल सेगमेंट कितना, 7, तो 7 सेगमेंट्स को या तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और 4 6 होगा ना, सॉरी 6 होगा, 2 प्लस 6 होगा, हाँ 6 सेगमेंट को या तो 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 अपने आप बन जाएगा, नहीं तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है 4 अपने आप बन जाएगा, नहीं समझे, 1 2 3 4 5 6। अगर बोला गया कि 2 ग्रुप बनाओ 4 का और 2 का, तो आप यहां लाइन खींचिएगा, बन गया 4 का और 2 का। आपसे बोला देखो 6 ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 ग्रुप बनाओ 2 और 4 का, तो एक लाइन खींचिएगा, बन गया 2 का और 4 का, ठीक है। तो ये पार्ट है क्या, ग्रिड में मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल 6 में से हमको 4 उठाना है, नहीं तो 6 में से हमको कितने को उठाना है, 2 को उठाना है, ठीक है। 6 में से 4 उठाना है, नहीं तो हमको कितने को उठाना है, 2 को उठाना है। तो नंबर ऑफ वेज दैट इज 6c2, या फिर लिखिए 6c2, दोनों में से कोई भी लिखिए, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा, इतने डिफरेंट वे से। अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दें, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, समझिएगा। यहां से हम लोग चले,
यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर उसके बाद हम लोग और एक यूनिट ऊपर गए, फिर एक यूनिट और ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर ऑफिस पहुंच गए। एक पॉसिबल पाथ दिखा। ये भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट इस जगह पे गए और फिर यहाँ पहुंच गए। दूसरा पॉसिबल पाथ दिखा। तो ऐसा ऐसा कितना पॉसिबल पाथ होगा? 6c4 होगा। 6c4 या 6c2 को सॉल्व करेंगे कितना होगा? 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यानी 65/2। कहने का मतलब कितना? 15 वेज होगा। 15 तरीके से 15 डिफरेंट रास्ता है जिससे कि वो अपने घर से निकलेगा और अपना ऑफिस पहुंच सकता है। समझ में आया ग्रिड प्रॉब्लम कैसा होता है? ठीक है, चलिए इसमें फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिफरेंस ऑफ x एंड y c डिफरेंस ऑफ x। देखिए x का डिफरेंस y के डिफरेंस का जब सम किए तब तो टोटल नंबर आया इस वाले केस पे जो यहाँ 6 पुट किए। कॉम्बिनेशन डिफरेंस ऑफ x, वो कोई जरूरी नहीं है, आप x का भी डिफरेंस ले सकते हैं, आप y का भी डिफरेंस ले सकते हैं, मगर एक फॉर्मूला लिखाना था तो हम डिफरेंस ऑफ x लिखा दिए। कोई दिक्कत समझने में किसी को? चलिए ठीक है, नोट करेंगे इसको। ये है फॉर्मूला जो काम देगा, बाकी तरीका यहाँ पे ऐसा। आइडेंटिकल एप्पल्स distributed among 4 boys, distributed among 4 boys। क्वेश्चन में अपने पास है if 4 boys picked 30 apples, find number of ways such that they distribute in between them। आपस में ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कोई वहां पे है ना सेठ जी बन के नहीं आया है, वही लोग चुना है, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब चाहे उसके लिए मारपीट हो जाए या फिर रजामंदी से है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मगर आपस में ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए, आ सकता है, हो सकता है। n का वैल्यू हो गया 30 और r का वैल्यू कितना हो गया 4। पहले ये समझे। 30 एप्पल था, 4 ग्रुप में डिवाइड करना था। कोई टोकरी लेके आया, कोई पॉलिथीन उठा के ले आया, कोई झोला लेके आया, और कोई बोला कि बस स्वेटर है ना इसी में डाल दो, लेके चले जाएंगे। 4 कितने ग्रुप में डिवाइड करना आपको? 4। ठीक है, तो 4 ग्रुप में डिवाइड करना। अब सवाल ये उठ रहा है ना, क्या कोई खाली हाथ जाएगा या कुछ ना कुछ लेके जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जब आपस में हो रहा है डिस्कशन तो मे भी हो सकता है वो फेयर हो, मे भी हो सकता है वो अनफेयर। ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो कोई खाली आदमी जा सकता है, बोला कि नहीं हमको जानता है बहुत खांसी है, शाम का टाइम है, मम्मी मना की है, एप्पल लेके घर जाएंगे, बड़ी मार। ठीक है, तो वो अपनी रजामंदी से क्या किया, सारा का सारा एप्पल है ना तीनों में बांट दिया और अपने हाथ में क्या रखा? 0। तो मे बी नो भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। समझे? ऐसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोचिएगा, तब जाके आप सही चीज लगा पाएंगे कि दोनों में से सही कौन है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि सब आपस में दोस्त है तो कोई खाली हाथ कैसे जाएगा, मगर दूसरा भी तो चीज सोचिए, हो सकता है उसको खाने का मन ही नहीं हो सकता है उसको एप्पल सूट नहीं करता, एप्पल से उसको एलर्जी हो, ये भी तो हो सकता है। तो होगा क्या? नो और मोर, नो और मोर। तो जैसे आप ये समझे, बस नंबर ऑफ वेज दैट इज इक्वल्स टू, लगा दिए फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना हम लोग को, लगा दिए फॉर्मूला, इसको सॉल्व कर देना, हो गया आंसर।
और कुछ नहीं करना। जितना टाइम लगेगा समझने में लगेगा कि कौन सा सुटेबल फॉर्मूला है, कौन सुटेबल फॉर्मेट है, उसके बाद छोटा सा फॉर्मूला है लगाना है, इसको सॉल्व करके आंसर देना। ठीक है, किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? नहीं तो नोट कर लीजिए। आ जाने दीजिए सबको। हो गया, बाकी लोग नोट कर लिए? एक और चीज केवल रह गया है, खत्म कर लेंगे इसको। क्या हो गया देखो। हाँ, देखिए यही पे खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट देख रहे थे, बस क्वेश्चन आपको पहचानना है, ज्यादा कुछ नहीं, वो दिया रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा ना, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन सच दैट, ठीक है, ये क्वेश्चन ही थ्योरी भी है, सच दैट x1 plus x2 plus x3 plus x4 that is equals to 6। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन such that x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equals to 6। इसको आप समझेंगे कैसे? 6 divided into 4 groups, 4 groups with no or more elements, with no or more elements। क्वेश्चन में ये लिखा है, अभी तक आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देख रहे थे, ऐसा क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ लिखा है कि 2 4 5 x y a b कुछ इसका सम अगर दिया हुआ है हमको, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स और हमको कितने ग्रुप में उसको डिवाइड करना है, कितने ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहां से आपको पता चला n कितना 6, r कितना 4। ठीक है, r कितना 4, तो नंबर ऑफ बेस क्या होगा? 6 plus 4 minus 1 c 4 minus 1, यानी कि 9c3 होगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में? ठीक है,
क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन सच दैट x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equals to 6 है, 10 है, 20 है, 15 है, कोई भी नंबर दिया रहेगा मगर इंटीजर दिया रहेगा। वैसे केस में आपको खुद से समझना है ये 6 जो है वो टोटल अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है, जितने नंबर का सम है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स है, और हम लोग को डिवाइड करना है नो और मोर एलिमेंट वाले सेक्शन में। अभी समझा देते? तो नो और मोर किस में होता है? फर्स्ट वाले में ना। तो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 समझ गए? ये क्वेश्चन लिखने का एक फॉर्मेट तरीका है और कुछ। चलिए ठीक है, खत्म हो गया पूरा का पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म। आपको जहां से क्वेश्चन बनाना है बनाइए। अगले क्लास से हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। डीपीपी ऑलरेडी आप लोग को मिल चुका है, पूरा बना लीजिए, ठीक है। अपना टेक्स्ट बुक जो है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जो भी है, उससे अपना क्वेश्चन सब कंप्लीट करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे, और कल शाम में 5 बजे जिसका परम्यूटेशन छूटा हुआ है, ठीक है, उसका क्लास होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। नोट करके जाइएगा, ऐसे नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।